देन दोस्तों आइए आज हम लोग फिर साइंस का क्वेश्चंस का रिकॉल करेंगे। हालांकि इसका एक पार्ट हमने आपको 9 नंबर वीडियो में आपको दे चुका हूं और चलिए अब यहाँ पे फिर अगला पार्ट में हम लोग इसका देखेंगे क्वेश्चंस का। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसका शेयर करिए काफ़ी से अधिक से अधिक। हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन आपको हम इतना ज़्यादा रिकॉल कराने वाले हैं कि इस सारे टॉपिक से अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो नहीं ही छूटेगा। तो चलिए हम लोग सीधे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हम लोग सीधे क्वेश्चन ये 22 नंबर का होता है कि स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो यह न्यूनतम दूरी पूछा जा रहा है, तो ये 25 सेंटीमीटर होता है। तो अब बात है कि अधिकतम दूरी कितना होती है। तो अधिकतम दूरी याद रखिएगा आपका अनंत होता है, उसे इन्फिनिटी कहते हैं। तो याद रखना कि न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, अधिकतम दूरी आपका अनंत हो गया। उसी प्रकार से अगर चूंकि स्पर्श मतलब यह आंखों पर कहाँ प्रतिबिंब बनता है, तो याद रखिएगा रेटिना पे बनता है। और रेटिना पे कैसा बनता है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। चूंकि उल्टा बनता है तो फिर सीधा कैसे हो जाता है, तो याद रखिएगा सिलियरी मांसपेशिया के द्वारा आपको प्रतिबिंब को फिर सीधा कर दिया जाता है। उसी तरह से बात है कि वस्तु छोटा क्यों बनता है, तो याद रखिएगा आंखों पे बना हुआ जो होता है कि वह दर्शन कोण के ऊपर निर्भर करता है। तो दर्शन कोण यानी कि जितना बड़ा मतलब वस्तु नजदीक रहता है तो दर्शन कोण क्या होता है कि बड़ा बनता है। जब बड़ा बनता है तो याद रखो वस्तु हमें बड़ा दिखाई देता है। उसी तरह से जो वस्तु दूर रहता है तो दर्शन कोण कैसा होता है, उसका छोटा होता है। तो याद रखना ये चीज, जो वस्तु नजदीक रहता है तो दर्शन कोण बड़ा होगा और दूर रहेगा तो दर्शन कोण छोटा रहता है। बात है कि यहाँ पे प्रतिबिंब चूंकि रेटिना पर बना, वास्तविक और उल्टा बना हुआ था। तो बात है कि यहाँ पे याद रखिएगा रेटिना में क्या पाया जाता है, तो याद रखिएगा एक शंकु पाया जाता है, एक छर पाया जाता है। तो शंकु क्या करता है, आपको प्रकाश के रंग के बारे में बताता है कि यह हरियर है कि लाल है कि पियर है। जबकि प्रकाश कितना तेज है कि धीमा है, यानी कि उसकी तीव्रता के बारे में बताता है, ये आपका यदि छर बताता है। ये तरह छर आपको प्रकाश की तीव्रता को बता दिया और कलर के बारे में बताता है आपको, ये रेटिना बनाता है। उसी तरह से बात करते हैं चूंकि आंखों के ऊपर, तो आंखों में आप जानबे करते हैं कि आपका कौन सा लेंस होता है, तो आपको उत्तल लेंस होता है। और ये उत्तल लेंस होता है, ये उत्तल लेंस होता है। और ये आपका क्या हो गया कि आंख हो गया, और इसके या पीछे वाला आपका कौन सा हो गया कि रेटिना हो गया। तो इस तरह से आपका वस्तु आती है यहाँ पे प्रतिबिंब बनाती है। और बात करते हैं कि आंखों में है तो हमारा जो मतलब जो प्रतिबिंब हम लोग का यहाँ रेटिना पे बनता है, तो एक यहाँ पे अंध बिंदु भी होता है। अब बात करते हैं कि आंखों का दान मतलब जब देते हैं तो उसमें कौन सा भाग दे देते हैं, तो हम लोग कॉर्निया को उसको क्या करते हैं कि दान में देते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे आंखों में, तो याद रखिए आंखों में आपको 4 तरह का दोष देखने को मिलेगा। एक आपको निकट दृष्टि दोष मिलेगा जिसको मायोपिया कहते हैं, दूर दृष्टि दोष जिसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। तीसरा नंबर पे आपको जरा बिंदुकता हो गया, चौथा नंबर में अबिंदुकता होगा जिसमें एस्टिग्मेटिज्म कहा जाता है। इसके अलावा ग्लूकोमा, ट्रोकोमा, ये सब भी आंखों से ही संबंधित आपका बीमारी है। अब बात है यहाँ पे थोड़ा सा कुछ देर के लिए देख लेते हैं कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि किसी वस्तु का जो होता है प्रतिबिंब वह निकट में ही कट जाता है, यानी कि आपको फोकस से पहले ही कट जाता है। यानी कि यहाँ पे आई मतलब आपका प्रतिबिंब हो गया। तो इस तरह से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं, मतलब वन की इसका क्या होगा कि फोकस दूरी का निकट दृष्टि दोष में घट जाना। यानी कि निकट दृष्टि दोष पहले होता क्या है कि निकट का वस्तु तो साफ दिखता है लेकिन दूर का वस्तु साफ नहीं दिखता है। तो यही आपको याद रखना होगा परिभाषा के हिसाब से। अब चलिए निकट दृष्टि दोष में पहला कारण क्या होगा कि फोकस दूरी का घट जाना। दूसरा कारण क्या होगा कि नेत्र गोलक का क्या होगा कि बढ़ जाना, नेत्र गोलक ये बढ़ गया। साथ ही साथ तीसरा नंबर पे क्या होगा कि लेंस की मोटाई क्या हो जाना कि बढ़ जाना, नेत्र लेंस का। और साथ ही साथ इसका क्षमता का क्या हो गया कि घट जाना, क्योंकि हम लोग क्षमता जानते हैं पावर बराबर P बराबर 1/F होता है, 1/F होता है। यानी कि उसके फोकस दूरी का उल्टा होता है। चूंकि फोकस दूरी घट गया यानी कि फोकस घटा, यानी इसका मतलब पावर बढ़ाती यानी कि क्षमता का बढ़ जाना। तो ये सब निकट दृष्टि दोष का ही कारण है। इसीलिए यहाँ पर क्या किया जाता है कि अवतल लेंस का प्रयोग कर दिया जाता है, जो कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने में। उसी तरह से अब बात करते हैं कि 2 नंबर पे आपका दूर दृष्टि दोष हो गया था। अब चलिए अब आपको हम लोग दूर दृष्टि दोष के बारे में देखते हैं। तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो दूर में बनता है। दूर मतलब यहाँ पे ये रेटिना के पीछे की तरफ में बनता है। तो इसका अब कारण आप निकाल लीजिए। दूर दृष्टि दोष में यही होता है कि दूर की वस्तु साफ दिखती है लेकिन निकट का वस्तु साफ नहीं दिखता है। तो अब इसका कारण आप यहाँ से निकाल सकते हैं। पहला नंबर कारण क्या होगा कि इसका फोकस दूरी का बढ़ जाना, दूरदृष्टि दोष का होने के कारण कि फोकस दूरी का बढ़ जाना। दूसरा नंबर कारण क्या होगा कि उसका नेत्र गोलक का लंबाई घट जाना, यानी कि नेत्र गोलक क्या हो जाना कि छोटा हो जाना। तीसरा नंबर कारण क्या होगा कि लेंस का क्या होगा मोटाई घट जाना, यानी कि यह पतला लेंस का हो जाना, ये कारण हो गया। और चौथा नंबर क्या होगा कि आपको क्षमता का घट जाना, क्योंकि यहाँ पे फोकस बढ़ गया, यानी कि P बराबर 1/F। तो इस तरह से आपको यह हो गया। इसी को उपचार को करने के लिए दूरदृष्टि दोष को उपचार के लिए आपका कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो यह एक उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से भी आप इसको याद रख लीजिएगा। उसी तरह से तीसरा नंबर पे आपका जरा दृष्टि दोष होता है जिसमें बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऊपर की तरफ में आपका याद रखिएगा अवतल लेंस होता है, नीचे की तरफ में आपका कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और चौथा नंबर पे आपको अबिंदुकता हो गया, अबिंदुकता जिसे एस्टिग्मेटिज्म कहा जाता है, और इसको दूर करने के लिए याद रखिएगा आपको सिलेंडरिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है।
है, यानी कि ये सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। जब बाकी ग्लूकोमा होता है, ट्रोकोमा आपका रोग आंखों में होता ही है। तो अभी उससे जितना सारे क्वेश्चंस था हमने आपको रिकॉल करा दिया। निकट दृष्टि दोष के दूर में अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस हो गया, अबिंदुकता के लिए बेलनाकार लेंस हो गया, जरा दृष्टि दोष के लिए आपको बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि उसी को द्विफोक्सी लेंस भी कहा जाता है। जबकि निकटतम दूरी आपका 25 सेंटीमीटर, अधिकतम दूरी हो गया आसपास दृष्टि के अनंत हो गया, यानी कि इन्फिनिटी कहते हैं। प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। और ये क्षर क्या करता है, उस क्षर क्या करता है, आपको प्रकाश की तीव्रता को बताता है, जबकि आपको शंकु उसका रंग का निर्धारण करता है। तो इस तरह से अगर इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आपके आया तो नहीं ही छूटने का मतलब चांस रहेगा। चलिए अब 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि प्रकाश का तरंग का सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया हुआ था। तो हाइगेंस का जो है कि तरंग का सिद्धांत देखने को मिलता है। उसी तरह से कौन के सिद्धांत के रूप में आपको न्यूटन का मिलेगा। न्यूटन ने गति का भी नियम दिया हुआ था, साथ ही साथ गुरुत्वाकर्षण का भी नियम इस व्यक्ति ने दिया हुआ था। जो कि परमाणु मॉडल आपको याद रखेगा रदरफोर्ड ने दिया हुआ था। जबकि चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक आपको यहाँ पे वेबर होता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं प्रकाश क्या है, तरंग के साथ साथ में कौन सा है याद रखिएगा, एक कण के रूप में भी है। कण को क्या कहा जाता है कि फोटोन कहा जाता है। फोटोन क्या होता है कि एक तरह का ऊर्जा का पैकेट है, यानी कि बंडल है। और ये फोटोन का सिद्धांत से ही लेकर मतलब वह प्रकाश विद्युत प्रभाव पर जो कि आइंस्टीन ने जब दिया हुआ था, जिसके कारण उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। जबकि ई बराबर MC² के लेकर उनको नोबेल पुरस्कार आइंस्टीन को नहीं मिला था, बल्कि यह फोटोन का सिद्धांत को लेकर उनको मिला हुआ था। तो याद रखना है कि प्रकाश में दोहरी प्रकृति होती है। प्रकाश एक कण के साथ साथ कैसा है, ये तरंग है। तरंग में भी कौन सा तरंग है, तो आपको याद रखिएगा अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग उस तरंग को कहते हैं जो श्रृंग और इस तरह के गर्त के रूप में चलता है, तो उसे ही अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। और इस तरह यह हो गया आपका ये श्रृंग हो गया, ये ऊपर के तरफ वाला ये आपका श्रृंग हो गया, नीचे वाला आपका गर्त हो गया। तो इस तरह से आपको याद रखना है। जबकि ध्वनि क्या है, सघन और विरल के रूप में चलता है, जबकि वह सघन विरल यानी क्षैतिज में चलता है, यानी कि ये आपका क्या हो गया, सघन होगा, ये आपका विरल हो गया। इसी तरह से ध्वनि क्या है, एक अनुदैर्घ्य तरंग है। इसी के कारण से ध्वनि को अनुदैर्घ्य कहा जाता है, जबकि प्रकाश को अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। जबकि प्रकाश से क्या होती है, वह सीधी रेखा में गमन करती है, और प्रकाश आप जानते करते हैं कि हमारे आंखों पे पड़ती है। अब बात करते हैं कि जैसे कि प्रकाश के बारे में, तो प्रकाश भी 7 रंगों से आपको बना हुआ है। तो विग्योर आप याद रख सकते हैं, VIBGYOR, यानी कि सबसे ऊपर की तरफ में आपका कम विचलन होता है, जिसका लाल रंग का सबसे ज्यादा विचलन होता है आपका बैगनी रंग का। तो प्रकाश आपको 7 रंगों से मिलकर बनी हुई है। और जबकि प्रकाश का चाल सबसे पहले किसने मापा था, तो रोमर नामक व्यक्ति ने नापा हुआ था। बात है कि प्रकाश का चाल कितना होता है, मतलब वायु प्रकाश कितना होता है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 3 लाख किलोमीटर, हमने बोला आपको किलोमीटर में, तो 3 लाख होता है, 10^5 हो गया। मीटर में बदलेंगे तो उसे 10^3 हो जाएगा। तो इस तरह से 10^3 5 + 3 कितना हो जाता है, आपको 8 हो जाता है किलोमीटर पर सेकंड। अब बात है कि प्रकाश पृथ्वी पर कौन सा विधि से आती है, तो याद रखिएगा आपको विकिरण विधि से आती है। कौन सा विधि से आता है, तो प्रकाश आपको विकिरण विधि से आता है। तो इससे हमने जो भी था, हमने प्रकाश से रिलेटेड मुख्य मुख्य क्वेश्चंस को हमने आपको रिकॉल करा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है, तो याद रखना इसमें से लाल रंग का विक्षेपण सबसे ज्यादा होता है, जबकि बैगनी रंग का आपको कम होता है। बात है कि यहाँ पे इंद्रधनुष में याद रखना एक चीज और कि मतलब एक होता है कि प्राथमिक इंद्रधनुष, एक द्वितीय इंद्रधनुष होता है। तो जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है, इसमें क्या होता है कि 2 बार आपका मतलब अपवर्तन होता है, 2 बार अपवर्तन होता है, और 1 बार आपका क्या होता है कि परावर्तन होता है, परावर्तन देखने को मिलेगा। उसी तरह से द्वितीय इंद्रधनुष में आपका 2 बार अपवर्तन तो होगा ही, लेकिन 2 बार क्या हो जाता है, आपको परावर्तन हो जाता है, 2 बार परावर्तन होता है। तो यही चीज आपको याद रखना है। इसीलिए दूसरा जो इंद्रधनुष होता है वो प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा क्या होता है कि आपको धुंधला दिखाई देता है। और इंद्रधनुष में भी वही 7 रंग बनता है, यानी कि VIB और ये GYOR ये होता है। जबकि इसका बीच वाला रंग बार बार पूछता है, यानी कि ग्रीन यानी कि हरा पूछता है। और ये प्रकाश का याद रखिएगा, ये आपका मतलब किसके कारण से बनता है, तो अपवर्तन हो गया, मतलब उसके बाद में अपवर्तन हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया, वर्ण विक्षेपण, इन सब कारणों से आपको इंद्रधनुष आसमान में आपको बनता है। उसके लिए मतलब वायुमंडल में क्या होनी चाहिए, आर्द्रता होनी चाहिए। अब इसका ऑप्शंस के ऊपर हम लोग देख लेते हैं। तो देख लीजिए वही क्वेश्चन है आपका इंद्रधनुष वाला, यानी कि लाल रंग का सबसे ज्यादा विक्षेपण होता है, और कम आपका किसका होगा, तो आपको बैगनी रंग का होगा। अब बीच वाला हमने आपको बोला यानी कि ग्रीन यानी कि हरा रंग का होता है। जबकि दूसरा इंद्रधनुष वह मतलब धुंधला दिखाई देता है, जबकि सबसे ज्यादा साफ क्लीन आपको रहता है पहला प्राथमिक इंद्रधनुष। और प्राथमिक इंद्रधनुष में आपका 2 बार अपवर्तन होता है और 1 बार आपका परावर्तन होता है। जबकि द्वितीय इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन के साथ साथ 2 बार आपको परावर्तन भी देखने को मिलेगा। तो ये चीज आपको मुख्य रूप से याद रखना होगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
पानी के ऊपर तेल परत का चमकना किसका उदाहरण है? तो याद रखने के वह व्यक्तिकरण का उदाहरण है। उसी तरह से ध्वनि में भी आपका मतलब परावर्तन का, अपवर्तन का, व्यक्तिकरण, ये सारी घटनाएं पाई जाती है, लेकिन उसमें ध्रुवण की घटना नहीं पाया जाता है। जबकि पानी के ऊपर तेल का मतलब परत का चमकना के कारण कह रहा है, वैसे तेल मतलब छिड़क देने से क्या होता है कि पानी का ऊपरी तनाव क्या हो जाता है कि घट जाता है। और तेल क्यों पानी के ऊपर तैरता है? क्योंकि तेल का घनत्व पानी के घनत्व की अपेक्षा कम होता है, इसके कारण यह तैरता है। चमकता क्यों है? तो व्यक्तिकरण के कारण चमकता है। और उसके अलावा उसके ऊपर मतलब आपने देखा है कि उसका पृष्ठ तनाव पानी का कम कर देता है, ये भी आपको कहा है। और इसीलिए लार्वा की पृष्ठ तनाव कम होने के कारण उसमें डूब जाता है, मच्छर वगैरह डूबकर मर जाता है। चलिए, धूप के चश्मे का पावर कितना डायोप्टर होता है? तो याद रखना, धूप के चश्मा के लिए आपका 0 डायोप्टर होता है उसमें। और धूप के चश्मा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्रूस कांच का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से आपका एक पायरेक्स कांच होता है जो कि प्रयोगशाला वगैरह के बनाने में प्रयोग किया जाता है। सोडा कांच का मतलब वह सब मतलब जो बोतल वगैरह ये सब सोडा कांच का प्रयोग किया जाता है। और ये आपका क्रूस वाला ये धूप का चश्मा में आपको याद रखना है। उसी तरह से फोटोक्रोमिक कांच भी होता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। वो मतलब वह धूप की तरफ में निकालने से वह काला हो जाता है, और बाहर रहते हैं तो वह सफेद रंग का होता है। तो ये आपको याद रखना है। जबकि धूप के चश्मे की पावर, तो पावर हमने आपको बताया था, यानी कि पावर P बराबर 1/F होता है, यानी कि फोकस दूरी का या उल्टा होता है। यानी कि फोकस अगर बढ़ गया इसका मतलब क्षमता आपका घट गया, और अगर क्षमता घटा तो इसका मतलब यह पावर बढ़ जाना। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। जबकि हम लोग जो एथी होते हैं लेंस की जो क्षमता को मापते हैं, किससे मापते हैं? तो हम लोग डायोप्टर के रूप में मापते हैं। तो ये चीज़ भी आपको मात्रक से इसका याद रखना होगा। चलिए, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण क्या है? तो विसरण का कारण आपको याद रखेगा वह धूल कण ही है। और वायुमंडल में जबकि प्रकाश जो होती है मतलब तारे टिमटिमाते क्यों हैं? तो याद रखिएगा वह अपवर्तन के कारण। उसी तरह से प्रकाश क्या होती है, वह मतलब धूल कणों द्वारा बिखर दिया जाता है, तो उसी को क्या कहा जाता है? प्रकाश का विकर्ण, मतलब वह प्रकीर्णन कहा जाता है। और यहाँ पे चूंकि विसरण का क्वेश्चन पूछ रहा है तो यह धूल कण ही होता है। और वायुमंडल में जो सेंट वगैरह जो आपको सुगंध मिलता है, तो याद रखेगा वह विसरण के कारण ही होता है, गैसों का विसरण के कारण। जबकि गैसों का विसरण का नियम आपको ग्राहम ने दिया हुआ था, याद रखिएगा। जबकि आपको जलवाष्प सबसे मात्रा में आपका वायुमंडल में आपको देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। और ये चीज आपको हो गया। और ये हाइड्रोजन और एक हीलियम होता है जो कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मतलब उपस्थित है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड तो जन्म करती है वायुमंडल में 0.03% होता है। और चूंकि वहाँ पे वायुमंडल में है तो याद रखिएगा पृथ्वी का पूछता है कि पृथ्वी के जो है कि चारों तरफ घेरने वाले अब गैसीय आवरण को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा उसको वायुमंडल कहा जाता है। जबकि पृथ्वी के चारों ओर घेरने वाले आकाश को क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मांड कहा जाता है। जबकि ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ये सब भी आपको क्वेश्चंस आपको यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा हमने रिकॉल करा दिया जो इंपॉर्टेंस था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पास्कल किसका इकाई है? तो याद रखिएगा दाब का ऐसा ही मात्रक आपको पास्कल होता है, यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? कि दाब कहते हैं। तो वैसे ऐसा ही मात्रक अगर देखा जाए तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि न्यूटन प्रति वर्ग स्क्वायर मतलब हो जाएगा। लेकिन क्या हो जाता है अगर सीरियस मात्रक में चलेंगे तो आपको क्या हो जाता है कि इसका दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल हो जाता है। दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल हो जाएगा। कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। बल का ऐसा ही मात्रक आपका न्यूटन होता है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक भी आपका जूल होता है। ये चीज आपको याद रखना होगा। और शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है, यानी कि कार्य, ऊर्जा और शक्ति। एक चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं तो कार्य का जूल हो गया, ऊर्जा का भी आपका जूल हो गया। जबकि शक्ति का ऐसा ही मात्रक आपको क्या होता है? कि वाट होता है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रकाश की गति किसके बीच से होकर न्यूनतम गुजरती है? तो याद रखिएगा इन चालों में सबसे याद रखिएगा कम किसका है? तो कांच में हो गया। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग क्या कहते हैं घनत्व बढ़ते जाता है, आपको क्या होगा कि घनत्व यानी कि डेंसिटी बढ़ते जाती है तो प्रकाश की चाल घटते जाती है। जब चाल घटते जाती है तो उसका क्या होता है? तरंगदैर्घ्य घटते जाता है। जब तरंगदैर्घ्य उसका घटते जाता है तो उसमें गति उसका धीरे धीरे कम होते जाता है। तो यही चीज याद रखना होगा। और जो कि मतलब उससे होता है, जो कि प्रकाश का जो होता है ना उसका चाल निर्धारण होता है तरंगदैर्घ्य से होता है। तरंगदैर्घ्य को हम लोग लैम्डा से सूचित करते हैं, तरंगदैर्घ्य को हम लोग एंगस्ट्रम के रूप में मापते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे देख लेते हैं कि इसमें कितना होता है। तो वायु में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। उसी को मीटर में यहाँ पे दे दिया गया, यानी कि 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड होता है। उसी तरह से जल में चूंकि वायु की अपेक्षा जल में ज्यादा घनत्व है तो इसलिए इसमें 2.25 लाख मतलब यह मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। मीटर प्रति सेकेंड हमने बोला, हालांकि उसमें भी आप लिख सकते हैं 2.25 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपका 2.25 लाख आपको जल में हो जाता है। कांच में चूंकि जल की अपेक्षा
अपेक्षा ज़्यादा है, मतलब ये ठोस है, कांच ठोस है, इसीलिए घनत्व इसका ज़्यादा है। तो इसलिए इसमें आपका मतलब वेग कितना हो जाता है, यानी कि उसका चाल कितना हो जाता है, यानी कि 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो इससे आपको याद रखने का कि वायु में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है और जल में 2.25 लाख किलोमीटर होता है, जबकि ये कांच में आपका 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। एक नायलॉन होता है, नायलॉन में 1.96 से गुने 10 पावर मतलब यह 8 मीटर पर सेकेंड होता है। तो इतना होता है, यानी कि नायलॉन कांच से भी ज़्यादा उसका घनत्व नायलॉन का होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा यहाँ पे। जबकि प्रकाश किस विधि से पृथ्वी पर आती है, तो याद रखिएगा वह विकिरण विधि से आती है। और अभी कौन सा तरंग के रूप में आती है, जब आती है तो लघु रेडियो तरंग के रूप में आती है, आपकी आती है लघु रेडियो तरंग के रूप में आती है। जब यहाँ से लौटती है पृथ्वी से टकरा के, यानी कि मतलब तो याद रखिए वह दीर्घ रेडियो तरंग के रूप में टकरा के लौटती है। लेकिन तब तक आपको CO2 क्या करता है, उसको रोक लेता है, जिसके कारण पृथ्वी क्या होता है कि आपको गर्म रहता है। चलिए, सूर्य के ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे भी पहुंचती है, तो देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन आ ही गया है आपको कि विकिरण विधि द्वारा यहाँ पे सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी पर पहुंचती है। अब बात करते हैं, जबकि यहाँ पे और भी विधि दिया गया, चालन विधि, किसमें आपको देखने का मिलेगा, तो ठोस में आपको देखने का मिलता है। यानी कि प्रत्येक कण दूसरे कण को क्या करता है कि इसमें गति नहीं करता है, बल्कि एक दूसरे को स्थानांतरित कर देता है ऊष्मा को, यानी कि ऊर्जा को। तो इसलिए ठोस में आपको चालन विधि देखने को मिलेगा। इसके अलावा दौर में, द्रव में और गैस में क्या होता है, आपका संवहन विधि रहता है। इसीलिए वायुमंडल में गैसें क्या होती है कि नीचे की तरफ गर्म होती है तो हल्की होकर ऊपर उड़ जाती है, ठंडी होकर और फिर ऊपर वाली ठंडी गैस वो नीचे की ओर आ जाती है भारी रहने के कारण, जिसके कारण यह वायुमंडल के एक धाराएं चलने लगती है, जिसे संवहनीय धारा कहते हैं। संवहनीय धाराओं के कारण ही, संवहन विधि द्वारा ही वायुमंडल क्या रहता है, आपको गर्म रहता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है, वायुमंडल गर्म रहता है संवहनीय विधि के द्वारा ही रहता है, जबकि पृथ्वी गर्म होता है आपको विकिरण विधि के द्वारा। अब बात करते हैं कि ठोस में आपका कोई भी वस्तु ठोस गर्म हो जाता है, आपको चालन विधि के द्वारा होता है। अब बात यहाँ पे, चूंकि संवहन में एक द्रव भी याद रखिएगा, पानी वगैरह केतली में रखते हैं, जब उसको गर्म करते हैं तो वह संवहन विधि के द्वारा ही होता है। यानी कि नीचे का पानी गर्म होकर हल्का होकर ऊपर की ओर उठ जाता है, और फिर उसका भारी मतलब जो पानी होता है, पवन होता है, वह नीचे की ओर आ जाता है, फिर नीचे की ओर गर्म होकर या ऊपर चल जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है। इस तरह से एक तरह से धारा चलने लगती है ऊपर नीचे, इसको ही संवहनीय धारा। इसलिए एकदम दिमाग में बैठा कर रखना है कि ठोस में आपको चालन विधि होता है, द्रव और गैस में संवहन विधि होता है, जो कि निर्वात हो गया, बीच में कोई स्थान माध्यम नहीं मिलता है, वैसी स्थिति में यह विकिरण विधि काम आता है। और यह सूर्य के प्रकाश ऊष्मा जो है यहीं तक पहुंचता है। जबकि हमारा शरीर के ऊष्मा को किस रूप में मापते हैं हम लोग, तो याद रखिएगा वो कैलोरी के रूप में नापा जाता है, जबकि तापमान को हम लोग ऐसे ही मात्रक में केल्विन में मापते हैं। इसके अलावा सेल्सियस में मापते हैं, फॉरेनहाइट में मापते हैं और रीमर में मापते हैं। ये सब चीज़ों में हम लोग नापते रहते हैं। चलिए, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है, तो याद रखिएगा, यानी कि रेफ्रिजरेटर में हम लोग फ्रीज करते हैं, तो फ्रीज में एक समान ताप को बनाए रखने का कार्य करता है। और इसमें से कौन सी गैस निकलती है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन निकलती है, जिससे हम लोग CFC कहते हैं, जो कि आपको मतलब अल्ट्रा वायलेट किरणों के लिए काफ़ी ज़्यादा यह मतलब परावैंगनिक किरणों को नुकसान पहुँचाती है। बात यहाँ तक क्लोरोफ्लोरो कार्बन का, तो इसका फॉर्मूला आप याद रखिएगा, यानी कि CCl2F2 यही होता है आपका क्लोरोफ्लोरो कार्बन का लेकर। और यही मतलब, और ये परावैंगनिक किरणों को यह काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। अभी कौन सा आपका, तो क्लोरीन वाला आपको इसमें से करता है नुकसान, और ये एक समान ताप को बनाए रखता है। और ऊपर वाला में आप देखबे करते हैं कि फ्रिज का सबसे जल्दी वह जल्दी क्या करता है कि ठंडा कर देता है। चलिए, शुद्ध जल का क्वथनांक फॉरेनहाइट स्केल पर कितना होता है, तो याद रखिएगा फॉरेनहाइट स्केल पर आपका कितना होता है शुद्ध जल का क्वथनांक फॉरेनहाइट, तो ये आपको 212 हो जाता है। उसके अलावा आप किसी को भी मात्रक में बदल सकते हैं, यानी कि C/F 5 बराबर आपका फॉरेनहाइट, F-32/9 बराबर आप लिख सकते हैं K-273/5 बराबर रीमर/4। इस पर आप भी रख करके किसी भी चीज़ का क्वथनांक वगैरह या हिमांक हो, कोई भी सेल्सियस में हो, फॉरेनहाइट में, तो आप बदल सकते हैं। और याद रखिएगा जो एक होता है -40 डिग्री, मतलब यह से तापमान होता है, जो कि सेल्सियस और फॉरेनहाइट ये दोनों इस पर एक दूसरे पे क्या होती है कि समान होती है तापमान। और इसलिए हम यहाँ पर भी आपको लिख दिए C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5 इक्वल टू R/4 होता है। जबकि शुद्ध जल जो होता है, याद रखिएगा उसका pH मान कितना होता है, 7 होता है, यानी कि यह उदासीन होता है, इसमें कोई तरह की एथी नहीं रहता है। जिसमें अशुद्धियाँ मिल जाती है, तो अशुद्धियाँ मिलने के साथ इसमें भी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगता है, जिसके कारण किसके कारण होता है, तो याद रखना होगा कि वह आयनों के गति के कारण ही उसमें जो होती है कि करंट दौड़ने लगता है। तो इसलिए याद रखिएगा शुद्ध जल किसके कारण, जो अशुद्ध जल होता है उसमें आयनों के कारण गति होती है, जबकि शुद्ध जल में याद रखिएगा करंट इसमें नहीं होता है। चलिए, तापमान केल्विन के तापमान में बर्फ का गलनांक कितना होता है, तो बर्फ का गलनांक याद रखिएगा वह 273 केल्विन होता है। तो याद रखिएगा बर्फ मतलब कि आपको, क्योंकि गलनांक हम जानते हैं 0 डिग्री हो गया, तो इस तरह से आप याद रखते हैं C बराबर F-32 मतलब केल्विन में मापा जा रहा है ना, तो K-273 याद रखिएगा K-273
273 बटा आपको 5, ये 5 आपका कट गया। यहाँ पर सी का वैल्यू क्या हो गया, आपको 0 रख दीजिएगा। तो 0 रख दीजिए, इधर की तरफ में आपको आएगा तो कितना हो जाएगा आप, यानी कि यही फॉर्मूला होता है सी बराबर k माइनस 273। तो इस तरह से 273 यानी कि सी प्लस 273 हो गया, और ये सी के जगह पर 0 रख दिया। तो इस तरह से आपको मिल गया, आपको केल्विन में 273 केल्विन होता है। तो यही चीज़ आपको याद रखना होगा कि केल्विन तापमान में बर्फ का गलनांक कितना होता है, तो आपको याद रखिएगा 273 केल्विन। और यही अगर बर्फ का क्या होता है, क्वथनांक कहा जाता है, यानी कि पानी का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट आप जानवे करते हैं 100 डिग्री होता है, यानी कि उसमें क्या हो जाता है 373 केल्विन हो जाएगा। याद रखिए यहाँ पे है आपका 373 केल्विन हो जाता है। तो याद रखिए कभी भी आपको केल्विन में निकालना हो तो सेल्सियस का पहले दिया होता था, सेल्सियस के अथी में 273 जोड़ दिया जाता है, जिसके कारण यह केल्विन हमें निकल जाता है। चलिए, ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा होता है किस में होता है, तो याद रखिएगा यह स्टील में आपका होता है। जबकि स्टील किसका बना होता है, तो कार्बन और प्लस आपका लोहा का बना होता है, यानी कि लोहा आपको इसमें कितना परसेंट रहता है, 99% रहता है, और उसी में आपको क्या किया जाता है 1% आपको क्या किया जाता है, लोहा रख दिया जाता है, जिसके कारण वह स्टील बन जाता है। तो इसलिए इसमें ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। अब वेग इसका निर्धारण कैसे होता है ध्वनि का, तो याद रखिएगा घनत्व पर निर्भर करता है, घनत्व पर निर्भर करता है। जिसका ज्यादा घनत्व होगा उसमें ध्वनि का चाल ज्यादा होगा, जिसका घनत्व कम होगा उसमें ध्वनि का चाल कम रहता है। इसीलिए आपको सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा याद एथी में ध्वनि का चाल किस में आपको मिलेगा, ठोस में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। उससे कम आपको किस में मिलेगा, तो आपको द्रव में मिलता है। किस में मिलता है, तो द्रव में मिलता है। और उससे कम किस में होता है आपको, तो गैस में मिलने को मिलता है। यानी कि सबसे कम गैस में, उससे थोड़ा सा ज्यादा द्रव में, उससे ज्यादा आपको ठोस में रहता है ध्वनि का चाल को। जबकि ध्वनि में एक चीज याद रखिएगा, इसमें ध्रुवण की घटना नहीं पाई जाती है। बाकी इसमें भी परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, आयन होता है, और उसके अलावा मतलब व्यक्तिकरण ये सब घटनाएं इसमें भी पाई जाती है। जबकि ध्वनि क्या है, एक तरह का अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग यानी कि सघन और यह विरल के रूप में गमन करता है, सघन और विरल के रूप में गमन करता है, या श्रृंग और गर्त के रूप में नहीं गमन करता है। अब इसमें है ध्वनि से संबंधित कुछ आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इस पे किसका प्रभाव पड़ता है, तो आर्द्रता का प्रभाव पड़ता है। यानी कि आर्द्रता बढ़ने के साथ साथ, आर्द्रता आपको क्या होता है कि बढ़ने के साथ साथ इसका ध्वनि का चाल भी क्या हो जाता है कि बढ़ जाता है। उसी तरह से तापमान के बढ़ने के साथ साथ भी आपका क्या होता है कि ध्वनि का चाल बढ़ जाता है। यानी कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान हम लोग बढ़ा देते हैं, तो ध्वनि का तापमान याद रखिएगा 0.61 यानी कि 0.61 मीटर प्रति सेकेंड क्या हो जाता है कि इसका चाल बढ़ जाता है। उसी तरह से घनत्व हमने बता दिया कि घनत्व अधिक रहने पर भी इसका ध्वनि का चाल बढ़ जाता है। और जबकि अब बात करते हैं यहाँ पे ध्वनि का किस में कितना चाल लगभग होता है, तो याद रखिएगा उस आपको वायु में कितना होता है, ध्वनि का चाल होता है 332 मीटर पर सेकेंड। और एक चीज याद रखना है, निर्वात में ध्वनि का चाल शून्य हो जाता है। इसीलिए चंद्रमा पर कोई मंडल नहीं है, वहाँ पर निर्वात पाया जाता है, इसीलिए वहाँ पे ध्वनि सुनाई नहीं देता है। तो ये चीज आपको याद रखना होगा। यानी कि और उसके बाद वायुमंडल में आपका 332 हो गया। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड में 260 मीटर पर सेकेंड चाल होता है, और भाप में कितना होता है, तो 405 मतलब ये मीटर पर सेकेंड चाल होती है। और सबसे अधिक आपको स्टील में मिला, उसके बाद एल्युमिनियम में होता है 6420 मीटर पर सेकेंड होता है। लोहा में आपको 5130 मीटर पर सेकेंड आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ध्वनि का वेग मतलब सर्वाधिक होता है, तो ये हमने आपको बता दिया कि सबसे ज्यादा आपको ठोस में ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी हमने लिख दिया है कि एल्युमिनियम में 6420 होता है, जबकि वो गैसों में आपका कितना होता है, तो वह 332 मीटर पर सेकेंड होता है। वाष्प में यानी कि भाप में आपका 405 होता है। तो ये सब ध्वनि से संबंधित था हमने। चलिए अगले 36 नंबर क्वेश्चन कहता है, ध्वनि का प्रभाव हमारे कानों पर कितने सेकंड तक रहता है। तो याद रखिएगा 1/10 सेकंड तक ध्वनि का प्रभाव रहता है। और एक होता है कि प्रतिध्वनि, तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए हमें कितने दूरी मीटर की आवश्यकता चाहिए, तो 17 मीटर के दूरी रहने पर प्रतिध्वनि हमें स्पष्ट सुनाई देती है। तो इस तरह से, जबकि हमारे 1/10 सेकेंड हमारा प्रतिबिंब आंखों पर भी रहता है, इतना समय तक ले रहता है। तो इस तरह से हमने आपको क्वेश्चन सामने देखा कि आपने कितना ज़्यादा हमने एक क्वेश्चन पे मतलब 8 से 10 क्वेश्चन हमने रिकॉल कराने की कोशिश किया। और इन सारे अगर टॉपिक्स अगर एग्जाम्स में आएंगे तो आप देख लेना कि आपका कोई भी इससे क्वेश्चन आपका एकदम नहीं छूटेगा, तो नहीं छूटेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अगर मेरे चैनल पे प्लीज़ नए आए थे तो मेरा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिए। और आपका कमेंट आप लोग का नहीं आता है, इसलिए हम लोग से आप लोग से जरूर रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना कमेंट भी सुझाव में जरूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद।